हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम रिव्यू करेंगे वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वारी रिन्यूएबल्स का काफी चर्चे में ये कंपनी रही है। इसका प्राइस जो है काफी वॉलेटाइल रहा है, बट काफी इंटरेस्टिंग कंपनी लगी मुझे, क्योंकि इस सेक्टर में जो गवर्नमेंट का पुश जो है, और इस कंपनी का जो डोमिनेंस है, तो ये इंडिया की 17.5% जो सोलर प्रोडक्शन है, वो सोलर प्रोडक्शन और ये सारी चीजें कंट्रोल करती हैं। ये दुनिया की लार्जेस्ट तो नहीं है, दुनिया की लार्जेस्ट जो है वो दो कंपनी है। उनका नाम है इन सोलार प्लस लॉन्च ग्रीन एनर्जी जो है, ये दोनों चाइना से एमिनेट होती हैं। बट गवर्नमेंट ने काफी इंटेलिजेंटली क्या किया है कि जो कस्टम्स ड्यूटी है इंपोर्ट्स पे, उसको बढ़ा दिया है। तो उसके वजह से उनका फोकस यही है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें डोमिनेंस इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सोलर मिशन है कि जो करंट सोलर रिक्वायरमेंट्स है इंडिया के, उसको बढ़ा के एक हायर लेवल पे लेके जाए, और कोल डिपेंडेंसी जो है, जो हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, उस पे हमारा कम खर्चा लगे। तो इस कंपनी को क्विकली हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस कंपनी के क्या क्या फैक्टर्स हैं, कंपनी कैसे चलती है। प्राइसेस पे हमारा हमेशा इस चैनल पे हमेशा हमेशा कम फोकस रहता है। हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि कंपनी के बारे में जाने, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो प्राइसेस हैं वो कंपनी की क्वालिटी को फॉलो करती हैं। और हर हर वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसमें जरूरी नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या बट मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि उस कंपनी में चल क्या रहा है। तो इस कंपनी में अगर हम देखें तो 32 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। ऑर्डर बुक जो है क्लोज टू 50,000 करोड़ है, विच ट्रांसलेट्स टू 26.5 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। केयर रेटिंग जो है, उन्होंने इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को A+ स्टेबल का रेटिंग दिया हुआ है। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। तो सोलर का मेन पेन पॉइंट यही रहता है कि एक एक तो आप सोलार मॉड्यूल और ये सारी चीजें बना लेते हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर लेते हो, बट जो स्टोरेज है, स्टोरेज का कॉस्ट जो है करंटली 11 रुपीज पर किलोवाट आवर पे चल रहा है। और इस कंपनी का पुश रह रहा है कि इस कॉस्ट को 11 रुपीज किलोवाट पर आवर से नीचे लाके 7 रुपीज किलोवाट आवर पे लेके आए। ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बेसिकली जो वाटर है, वाटर को H2O को हाइड्रोजन कंपाउंड और ऑक्सीजन में डिवाइड करने का है। अगर वो हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आ रहा है, अगर रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी से आ रहा है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये इंडिया का नंबर वन मॉडल मैन्युफैक्चरर है। टोटली 10,000 एम्प्लॉयज ग्लोबली हैं, 400+ फ्रेंचाइजेस अक्रॉस इंडिया है। और जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 26 कंट्रियों में एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये है इनका इंटीग्रेटेड एनर्जी ऑफरिंग्स। तो कोई भी क्लाइंट जो है वो हमेशा चाहेगा कि जो वेंडर वो ऑनबोर्ड करे उसके पास सारे सर्विसेज होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप आदित्य बिरला को सोलर की रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको अपने कॉर्पोरेट पार्क्स में सोलर इंस्टॉल करना है, या उनके कुछ लैंड है उसको लीज पे देना है सोलर सर्विसेज जनरेट करने के लिए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, तो वो हमेशा से चाहेगा कि एक ऐसे वेंडर को ऑनबोर्ड करे जिनके पास पूरा एंड टू एंड कैपेबिलिटी हो। ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है और इंस्टॉलेशन कोई कर रहा है, उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस तीसरा पार्टी कर रहा है, तो वो सिनर्जीज क्रिएट नहीं कर पाता। तो अगर इस कंपनी का सबसे बड़ा यूएसपी अगर देखें तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। ये सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर भी करता है, ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ईपीसी सर्विसेज जो होता है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ईपीसी सर्विसेज का मार्जिन जनरली कम रहता है। और उसके बाद ये ओएनएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ओएनएम सर्विसेज जो होता है वो ओवर एंड अबव ईपीसी सर्विसेज होता है। ओएनएम सर्विसेज मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसके मार्जिन जो है जनरली हायर रहते हैं। और जो कंपनी ईपीसी करता है जनरली वही ओएनएम करता है, प्रोवाइडेड उसका क्वालिटी सही रहे और प्राइसेस सही रहे। क्योंकि एक क्लाइंट को शिफ्ट होने में फ्रिक्शनल कॉस्ट काफी हाई है, तो वो चाहेगा कि जो कंपनी ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वही कंपनी ओएनएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। रूफटॉप सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पुश है कि सोलर पैनल्स को रूफ टॉप पे लगाया जाए और उससे काफी ज्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाए। सिमिलर लाइंस फ्लोटिंग सोलर भी एक वैसी ही पहल है।
ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स इनका एक सर्विस ऑफरिंग है। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट में प्रोड्यूस प्रोड्यूस होता है। तो आपको अगर वो ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना है तो आपको उसको डीसी से ऑल्टरनेटिंग करंट पे लाना पड़ेगा और उसको ग्रिड के साथ सिनर्जाइज करना पड़ेगा। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स वही करता है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स जो होता है वो क्या करता है कि ये ज्यादातर रूरल एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे ग्रिड वहां उतना पहुंचा हुआ नहीं है। तो एक एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट ग्रिड की तरह काम करता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है, उसको ऑल्टरनेटिंग करंट पे ले जाने के लिए रिमोट एरियाज में ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स लगता है। फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक बार आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर लेते हो बट उसका जो स्टोरेज है इज अ वेरी बिग पेन पॉइंट इन द सोलार इंडस्ट्री। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के जो सोल्यूशंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि एक बार आप एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हो और वो ग्रिड पे जाता है तो उसके लिए आपको कैपेबिलिटीज पूरा पाइपलाइन एक बिल्ड करके रखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिथियम आयन बैटरीज भी प्रोड्यूस करता है ये। सोलर प्रोडक्ट्स, वाटर पंप, स्ट्रीट लाइट्स भी प्रोड्यूस करता है। ये जो वाटर पंप है वो क्या करता है कि आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। तो जब एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होता है और वाटर डाउनहिल में होता है तो ये पंप उसको अपहिल पे वाटर को भेजता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको फिर डाउनहिल आने देता है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो यूटिलाइज होता है। ये ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग वही सेम जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो आपके वाटर को स्प्लिट करने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड में यूज होता है। जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन हम कहते हैं। और कुछ अभी आप देखे होंगे कि कुछ बसेस भी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चल रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुश है बट इसका जो वायबिलिटी है स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो इस पे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल काम चल रही है और अगर इस पे अप्लाई होके ये एक वायबल ऑप्शन बनता है तो इट विल बी अ बिग पुश। बिकॉज इसके लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्लीन वाटर का है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज जो हैं वो भी अच्छा करेंगी अगर ग्रीन हाइड्रोजन मास अडॉप्शन पे जाता है। और ये ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर कर रही हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी वो भी अच्छा करना चाहिए। फिर ये सोलर पार्टनर्स की तरह भी सर्व करते हैं जिसमें वो पार्टनरशिप पे आके लैंड लीज और ये सारी चीजें उनकी रहती है। इनके मार्क्यू क्लाइंट्स जो हैं वो अक्रॉस द इंडस्ट्री सब बड़े बड़े जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं वो हैं। आदित्य बिरला ग्रुप है, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, एलएनटी। इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद मल्टीट्यूड ऑफ ग्लोबल लेंडर्स। लेंडर्स रिलाई ऑन वारीज क्रेडिबिलिटी एज एन ईपीसी प्लेयर। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रिनाउंड कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स। Strong relationship with diversified group of local and global suppliers helps company get significant cost benefits. तो इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है? तो अगर हम देखें कि ये सोलर पीवी फोटोवोल्टाइक सेल जो जिसको बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो कैपेसिटी एडिशन है गीगावाट में, उसमें आप देखेंगे कि अ, अभी करंट ईयर 25 में 421.7 गीगावाट पे है और करंट ये कैलेंडर ईयर 28 पे ये 539.6 तक प्रोजेक्टेड है। ड्राइवर्स क्लियर है। आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज अ बिग इशू। नेट जीरो सबको बनना है। कार्बन ट्रेडिंग इज अ बिग थिंग विच इज कमिंग अप। तो कंपनीज विच आर कार्बन नेगेटिव दे नीड टू बाय कार्बन क्रेडिट्स। और ये एक बहुत तरीके से यूरोपियन कंपनीज कोशिश करती हैं कि अकाउंट्स में इसको क्रेडिट दे ताकि नेट नेट सस्टेनेबल नेट जीरो कंपनी को बनना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें फिर इम्पैक्ट करेंगी आपके लेंडिंग रेट्स पे, आपके रेपुटेशन और वो सारी चीजों पे। तो कार्बन आई थिंक एक बहुत बड़ा टॉपिक बनने जा रहा है और कार्बन ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बनने जा रहा है। फिर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, डिक्लाइनिंग लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया टू फ्यूल सोलर कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्टेड इंस्टॉल कैपेसिटी गीगावाट वाइज तो एक कांस्टेंट पुश रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्लस हाइड्रो का। तो
एक इंटरेस्टिंग आई थिंक जो ग्राफ है जो हमें देखना चाहिए वो ये है, ब्रेकअप ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो अभी आप देखेंगे FY 24 में जो है हमारा टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 48% जो है वो कोल से मीट हो रहा है। इन FY 30 वो इसका प्रोजेक्शन है कि इसको 48% से रिड्यूस करके 35% कर देना चाहिए, राइट। और सोलार जो है वो 19% करंट यूज हो रहा है, और इसका प्रोजेक्शन ये है कि 19% से 35% ऑफ आर टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड कम फ्रॉम सोलार। तो बिग बिग पुश विच आर प्रोजेक्टेड। इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये आगे जाके कैसे काम करता है। विंड में भी अगर आप देखेंगे 10% से 14% का पुश है, बट नॉट एज मच एज सोलार। सोलार का जो पुश है वो लिटरली हाफ से 3% कम, 3 परसेंटेज पॉइंट कम है। 19% से आपका सीधा 35% पे है, और विंड पे 10 to 14% है। तो although the pie would have grown in FY 30, but it's a big push towards solar that we are encompassing. Nuclear का आप देखेंगे, nuclear was touted as the next big thing in clean energy, but कुछ चीजें ऐसी हुई हैं दुनिया में जिसकी वजह से न्यूक्लियर का रिलायबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। आई थिंक फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, नेटफ्लिक्स में सीरीज है एक, वो लोगों ने देखा होगा, तो उसमें the world was on the brink of a nuclear reactor falling due to tsunami। तो सुनामी के वजह से एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, और उसके वजह से बहुत लॉसेस हुई थी जापान को। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है बहुत कॉशियसली डील करना चाहिए, क्योंकि चेरनोबिल में भी हमने देखा है क्या हुआ था, और फुकुशिमा में भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। तो न्यूक्लियर इज अ वेरी टची टॉपिक। तो ये गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स हैं। आई थिंक बेसिक क्रक्स इसका यही है कि 36% CAGR से FY 16 to FY 24 ग्रो किया है। अब ये FY 25 से लेके 2030 तक 23% CAGR के ग्रोथ पे प्रोजेक्टेड है। ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो लेड आउट हैं यहाँ पे। आप देखेंगे सोलर पार्क्स का एक पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, कि सोलर पार्क पॉलिसी एक रिलीज हुई थी सितंबर 2014 में। गवर्नमेंट ने 58 सोलर पार्क्स अप्रूव किए हैं विद एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 40 GW। aggregate capacity of 10 gigawatt have been commissioned in 20 solar parks till now। और ये PLI स्कीम भी गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के लिए रिलीज की है, जिसमें 24,000 करोड़ आउटले PLI स्कीम के थ्रू दो ट्रांचेस के थ्रू प्रोवाइड की गई हैं। और जो मैं बात कर रहा था, ये कस्टम ड्यूटी है ऑन सोलर मॉड्यूल्स। जो सोलर मॉड्यूल जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है उस पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 25% से 40% इंक्रीज कर दी गई है। अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू इंश्योर क्वालिटी। तो इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि जो चाइना जो हाई प्रोडक्शन और डंपिंग की कोशिश करती है उससे इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड रखें। बट जैसे गुजराती में बोलते हैं भाव भगवान छे। तो वही बात है कि अगर अगर ये फ्लड हो गया तो मार्केट, तो इसमें एक चाइना फैक्टर है। बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री फ्रॉम द फ्लडिंग ऑफ द चाइनीज इंडस्ट्रीज। फिर ये रूफटॉप सोलार जो है, ये सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रपोज्ड आउटले जो इसका है 75,000 करोड़ है। इसमें लोगों को सब्सिडीज मिलती हैं कि आप अगर सोलार का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 30% 40% सब्सिडी, मुझे रेट्स एग्जैक्टली पता नहीं है, बट अगर किसी को पता है और कोई इस सेक्टर में काम कर रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे जरूर डालिए कि सब्सिडी अलग अलग ये जो स्कीम्स हैं उस पे कितनी मिलती हैं। और कोई अगर PLI स्कीम डालेगा तो उसको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कितना सब्सिडी मिलता है। तो दैट विल बी वेरी गुड टू नो। तो ये फिर एनर्जी स्टोरेज जो है ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट जो मैं कह रहा था, और इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट जो है रिडक्शन गोल एनर्जी स्टोरेज का, वो करेंटली 11 रुपीज पर किलोवाट आवर पे है, और उसको नीचे ला के 5.5 to 6.6 किलोवाट आवर पे लेके आने का टारगेट है। कंपनी का ओवरव्यू देखें तो कंपनी कैसा कर रही है। 2022 में 162 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, रेवेन्यू कर रही थी। अभी जो है टोटल 2025 में 1598 का बिजनेस कर रही है। जो CAGR ग्रोथ रहा है वो काफी अस्टाउंडिंग रहा है। 115% CAGR ग्रोथ से कंपनी ग्रो कर रही है।
तो इसका अगर जर्नी देखें तो 2021 में ईपीसी डिवीजन कार्व्ड आउट इन वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, सेलो इंडस्ट्रीज रूफटॉप प्रोजेक्ट इनको मिला, फिर यहाँ पे एएम ग्रीन, डीआरपीएल, टुटिकोरिन, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और जिंदल रिन्यूएबल्स के साथ काम कर रही है ग्रीन को, और ये सारे। और क्रेडिट रेटिंग ने इनको, इनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो अपग्रेड किया था इनफैक्ट ए स्टेबल को, ए स्टेबल पे। तो ये कुछ कंपनीज के बारे में। और ये फिर हमने देखा ही था, ये कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडर, आई थिंक फ्रॉम इंजीनियरिंग में, ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, तो इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, सिविल, मॉनिटरिंग, इवैक्यूएशन, तो एंड टू एंड पूरा प्रोडक्शन है। बिजनेस डेवलपमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग एंड कमीशन एंड प्रोजेक्ट मेंटेनेंस। सम ऑफ द की सोलर प्रोजेक्ट्स भी हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे, बट यहाँ पे जो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आई थिंक FY 25 में 1598 करोड़ पे एंड हुआ था रेवेन्यू, जिसका एबिटा मार्जिन 19.46% था। रेवेन्यू का जो CAGR ग्रोथ है फ्रॉम 22 टू 25 क्लोज टू 114.67%, बट बहुत ही लोअर बेस पे था, तो ये 114.67% ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम नहीं है। और कंपनी क्योंकि नेशन स्टेज पे फॉर्म हुई थी, तो वो लोअर बेस पे नंबर ये काफी हाई लग रहा होगा, बट इसको नजरअंदाज करना ही बेहतर है। और FY 25 का जो पैट मार्जिन है जो 14.33% पे, काफी हेल्दी पैट मार्जिन है। एंड एज द कंपनी matures and as the cost synergies arise, the PAT margin should improve। तो ये एक चीज है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 78%, और ROE ROC जो कंपनी का है 65.29 और 61.94%, जो कि काफी एक अस्टाउंडिंग लेवल ऑफ ROE और ROC है। तो ये आप देखेंगे कि इनका पूरा एंड टू एंड प्रोसेस इन्होंने डिफाइन किया है। इसको आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, इसमें कैसे एंड टू एंड इन्होंने ये किया है। तो ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमने देखा था पिछले स्लाइड्स में। और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रिकग्निशन, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रिकग्निशन इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेड 1524 एग्जीक्यूट हुआ है, और रेवेन्यू रिकग्निशन 1598 का है। तो ये कुछ एडिशनल आई थिंक कंसल्टेंसी से आ रहा होगा। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो उन्होंने प्रेजेंट किया है। ये हैं इनके कुछ की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे बीकानेर में ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। तो बीकानेर में आई थिंक 2000 मेगावाट का है ये प्रोजेक्ट, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लग रहा है इनका। फिर यहाँ पे कुर्नूल आंध्र प्रदेश में 980 मेगावाट का है। बीकानेर में अगेन 450 मेगावाट का है। तो बीकानेर में काफी सारे इन्होंने डाले हैं, काफी फोकस एरिया बीकानेर है इनके लिए। जामनगर में भी डाला है, कस्तोल, सिम्हापुरी, भिवंडी, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो राजस्थान में काफी फोकस है, गुजरात पे काफी फोकस है कंपनी का। की स्ट्रेंथ्स जो इस कंपनी के हैं, फास्ट ग्रोइंग सोलर मार्केट विद मैसिव टेलविंड्स, एंड टू एंड कैपेबिलिटीज जो हमने डिस्कस किए थे, एबिलिटी टू अंडरटेक कॉम्प्लेक्स साइज एंड ऑल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। तो ये लार्ज ऑर्डर बुक विद स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज एंड एबिलिटी टू लेवरेज मॉड्यूल। तो ये तो आई थिंक कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में है, तो उनको अपना डालना ही है। तो ये इनके यूनिक प्रोपोजिशन है, कस्टमर कनेक्ट, मार्केट एक्सेप्टेंस, नेटवर्क, ऑन ग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड, इन हाउस टीम, इनोवेशन, और ये सारी चीजें। और ये फिर से एक बार इनका एनर्जी ट्रांजिशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू अगर हम देखें तो क्वार्टरली इनका 74.37% जंप आया है Q4 of FY 25 में। अगर क्वार्टरली हम अगर FY का नहीं है इसमें, ठीक है, तो एबिटा भी अगर देखें तो 67.79% का जंप आया है। इन टोटल वॉल्यूम ऑफ एबिटा, एबिटा मार्जिन्स काइंड ऑफ प्रीटी सिमिलर लेवल्स पे ही हैं। पैट एंड पैट मार्जिन भी सिमिलर लेवल्स पे है, बट उस पे 82.73% का जंप आया है। एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक इनका लार्ज रहा है, और पाइपलाइन भी इनका काफी लार्ज है।
तो इंटरेस्टिंग होगा देखने आगे की ये कंपनी कैसे करती है। एक बार हम लोग क्विकली स्क्रीनर पे भी देख लेंगे इनके नंबर्स क्या हैं, इनके इनका प्राइस टू अर्निंग्स क्या है। तो कंपनी जो है टोटल 100% ऑफ द कंपनी जो है 11,000 करोड़ पे अवेलेबल है, और स्टॉक पी जो है इसका 47.3 है। अम, थोड़ा हायर लेवल पे है, मतलब अगर ये थोड़ा और लो होता तो आई माइट हैव बीन इंटरेस्टेड। This is not a stock recommendation. Please do your own research before entering this stock. Also, I do not give out stock recommendations, and it would be advisable to consult your financial advisor before taking any positions. तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनका 56.3% रहा है, प्रमोटर होल्डिंग 74.4% है, और फ्री कैश फ्लो लास्ट 5 ईयर 370, प्राइस टू बुक जो है 24.1। बट जनरली ये जो कंपनी है इनका जो एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं, इनके हैवी मशीनरी और ये सारी चीजें कम होती हैं, तो वो चीज है। प्लेज परसेंटेज इज 0, विच इज वेरी गुड साइन कि कंपनी ने अपने ग्रोथ को फंड करने के लिए अपने ही शेयर्स गिरवी नहीं रखी हैं, प्रमोटर ने अपने ही शेयर्स गिरवी नहीं रखी हैं, विच आई फाइंड इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज अगर कंपनी के पास डेट टेकिंग एबिलिटी है एट अ लोअर रेट, दैट इज अ मच एडवाइजेबल वे टू गो, या कंपनी एडिशनल शेयर्स भी इशू करवा सकती है। तो वो सारी चीजें कंपनी कर सकती है, क्यूआईपी कर सकती है कंपनी अपने ग्रोथ को फंड करने के लिए। तो बहुत सारे रूट्स हैं। प्लेज इज द लास्ट रूट व्हेन एवरीथिंग इज एग्जॉस्टेड। तो प्लेज जनरली आई डू नॉट लुक एट इट एज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट तो स्टॉक प्राइस पे अगर हम देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 2-3 रुपए पे थी ये अगस्त 2022 में। 61.91 पे का शेयर प्राइस था, और एक बहुत मैसिव रैली इसका आया था जिसमें ये 2700 तक चला गया था, एंड देन इसका डाउनफॉल एक आया, और अभी ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में अभी दिख रही है। क्लोज टू शेयर प्राइस इसका करंट जो है वो है क्लोज टू 1055। तो यहाँ पे भी देख लेंगे, सेल्स रेवेन्यू क्लोज 1597 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर जो है 14.3 पे था, और अभी 22 पे जंप हुआ है। उसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग इसका काफी हाई लेवल्स पे था। जो मैं इसको पहले देख रहा था तो आई थिंक 100+ के पीई पे था, बट क्योंकि इसका पीई अर्निंग पर शेयर मल्टीपल जंप हुआ है, उसकी वजह से पीई जो है इसका रीफैक्टर होके 47 पे आ गया है। तो ये दर्शाता है कि अगर कंपनी में ग्रोथ है तो पी मल्टीपल कैन नॉट बी टेकन वेरी सीरियसली, बिकॉज पी 100 पे था इसका और करेंटली 47 पे बैठा है, और अर्निंग पर शेयर हैज ग्रोन। तो अगर आपको लगता है कि अर्निंग पर शेयर फ्रॉम हियर ऑन एज वेल विल ग्रो एट अ अस्टाउंडिंग रेट, तो वहां से उसका पी करेक्ट होके और नीचे भी आ सकता है, एंड इट कैन बी अवेलेबल एट अट्रैक्टिव मल्टीपल्स। तो पी मेरे को थोड़ा ओवररेटेड मल्टीपल लगता है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू पिक अ स्टॉक और नॉट। तो बहुत सारी चीजें हैं, और उसको बड़े बारीकी से देख के ही आप डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो प्रमोटर्स 74.39%, और यहाँ पे पब्लिक में आप देखेंगे तो हितेश पी मेहता जो है इनका 1.06% है। एफ आई आई में कुछ है 1.13%, कोई भी सिंगल एफआई इन्वेस्टर का 1% से ऊपर स्टेक नहीं है। So that's it from my side on this edition of reviewing Vari Renewable Technologies. Please let me know in the comment section what you thought about the video, any new company you want me to analyze, और मुझे और क्या क्या देखना चाहिए। Thank you so much and have a great day ahead.